हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम का थीम ए का पार्ट नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स वाला पार्ट कवर अप कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आया था। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आपका इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम लोग वो वाला पार्ट अब शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में देखो मैंने इस तरीके से पढ़ाया था, जहां मैंने आपको हर एक लाइन को हाईलाइट कर रखा है और उसके रिगार्डिंग मैं नोट्स बना रखे थे, जिन नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम बॉक्स चैनल पे मिल गया था। कई बच्चों ने ज्वाइन भी किया और उनको पीडीएफ डाउनलोड भी करा है। हमने क्विज भी करे थे एंड सेम हमने क्वेश्चन आंसर भी करे थे। एंड सेम उस तरीके से आज हम करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके मैंने प्रिपेयर कर रखे नोट्स, यहाँ पे हम लोग इसको भी समझते हुए चलेंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने वाली वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी आपकी लास्ट वीडियो का भी, बाकी पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमें वहां पढ़ा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को एक रिसोर्स क्यों माना गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक मतलब पता होना चाहिए, आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हो तो क्या क्या रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स क्या होता है। देखो बच्चा, रिसोर्स कोई भी एक ऐसी चीज है जो किसी भी तरीके से आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी नीड को पूरा करे। मेरी जरूरत है, मुझे आपको पढ़ाना है, मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, मैं माउस का यूज कर रही हूँ, तो ये सब क्या रिसोर्स है। आप लोगों की जरूरत है पढ़ना, तो आप लोग अभी फोन का यूज कर रहे हो, तो इस फोन से आप अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हो, वो क्या है, आपका रिसोर्स है। फोन भी उस समय पे, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है, सबके रिसोर्स है। तो कोई भी चीज जो किसी भी तरीके से आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी जरूरत को पूरा करे, वो क्या है, रिसोर्स है। समझ में आई सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब देखो बात करूं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो यहाँ पे बता रखा है भैया, पेडागोजी में हमको ये दिखा रखा है कि हमें क्या क्या आपको समझाना है। बीइंग अ टीचर हमें स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाना है। सबसे पहले हमें पढ़ाना है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम पहले पढ़ेंगे भैया ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करें, चलो। देखो मैंने यहाँ बोला भैया ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये आप लोगों को डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना और वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, क्या बोल रहे हो, देखो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, द पॉपुलेशन दैट इज कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी और टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। भाई मैंने सिंपल सा बोला कि जो भी ह्यूमन है और रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, ह्यूमन हमारी नीड को सेटिस्फाई कब करेगा। एक बात सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, क्या वो रिसोर्स है अभी, क्योंकि अभी वो किसी की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या वो कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या वो दिमाग लगा रहा है, नहीं लगा रहा। कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी बस बच्चा पैदा हुआ है, वो रो रहा है, कैसे है, तो क्या वो कुछ काम कर पा रहा है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स वो होता है एक ऐसा पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जो काम कर सके। क्या समझना है आपको, ह्यूमन रिसोर्स क्या, एक ऐसी पॉपुलेशन जो काम कर सके और किसी भी तरीके से कंट्री में, कंट्री की इकोनॉमी में, कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, वो क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ये बात समझ में आई। अच्छा, मैंने वही बोला भैया, जो इंसान काम कर सकता है और इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरीके से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेंटल एबिलिटी है, दिमाग की एबिलिटी, किसी भी काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और फिजिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसे बस बेचारा, अगर सोचो इंसान कोमा में है, तो क्या वो इंसान कोई काम कर पाएगा, क्या वो इंसान उस समय पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उस समय वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स वो है जो किसी भी तरीके से सोसाइटी में, कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की इकोनॉमी में, उसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा। समझ में आ गया, सिंपली जो आपकी वर्क फोर्स पॉपुलेशन है जो काम कर रही है, वो आपका है ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो भाई, लोगों को, हम लोगों को, हम आम जनता को, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं, हम सबको इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल रिसोर्स समझते हैं भैया, बहुत ज्यादा जरूरी रिसोर्स है। क्यों, एक बात सोचो, पेन, टेबल, चेयर, ये सब भी रिसोर्स है। एनिमल्स भी रिसोर्स है, किसी ना किसी काम ही आ रहे हैं, हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों, एक बात सोचो, अगर मुझे पता है यहाँ पे मिनरल्स हैं, नीचे यहाँ पे खोदूंगे तो मुझे मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या प्लांट्स उस मिनरल को निकाल पाएंगे, क्या एनिमल्स उस मिनरल को निकाल पाएंगे, नहीं ना। कौन निकाल पाएगा उसको, हम ह्यूमन बींग्स निकाल पाएंगे। हम ह्यूमन बींग्स ही हैं जिन्होंने अपना दिमाग लगाया है,
अपनी एबिलिटीज का, अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का, सबका यूज करा है किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है ना, मुझे पता है यहाँ पे मिनरल है नीचे, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। अगर निकाल नहीं पा रही हूँ तो क्या मेरे किसी काम का है? और अगर वो किसी काम का नहीं है तो क्या वो रिसोर्स है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन हूं, मैं वहां गई, मैंने टेक्नोलॉजी लगाई, मशीन का यूज करा, लेबर लगाई, सब कुछ करा, मैंने वहां से उसको निकाल लिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट था, जो मिनरल था सिंपल सा, उसको रिसोर्स में बदल गया। अब वो काम आएगा कि काम किसने करा? ह्यूमन बीइंग ने। एनिमल्स ने किया? नहीं। प्लांट्स ने किया? नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लांट्स एनिमल्स इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमंस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज है, बोल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तभी उन्होंने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बदल देते हैं। और वही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी, समझ में आया कि लोग जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वही होते हैं जो किसी भी चीज को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको एक रिसोर्स बना देते हैं। जो नेचर की ब्यूटी है, जो नेचर की हमारे पास चीजें हैं, जो नेचर का सामान है, चाहे मिनरल्स है, चाहे लैंड है, कुछ भी है, लैंड है, कुछ भी है, वो यूजफुल कब बनेगा? जब हम लोगों को तरीके ढूंढेंगे। एनिमल तो मिनरल नहीं निकाल पाता, प्लांट तो मिनरल नहीं निकाल पाता, तो क्या वो रिसोर्स होता? नहीं बन पाता रिसोर्स। वो ऑब्जेक्ट रहता, नॉर्मल मिनरल है, हाँ ठीक है, पड़ा है भैया, क्या करें, हमारा तो किसी काम का नहीं है ना? किसी काम का नहीं तो रिसोर्स हुआ ही नहीं। काम का होगा, नीड को सेटिस्फाई करेगा, रिसोर्स तभी बनेगा। अब ये बात समझ में आ गई कि ह्यूमन एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों है। ठीक है जी। अब देखो बात करती हूँ मैं, अब वही हम बात करें भाई, दोबारा वही पढ़ना है हमें कि सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स का। सबसे पहले अगर बात करूं मैं कुछ अलग अलग डायमेंशन में लेके, फर्स्ट अगर बात करूं मैं डेवलपमेंट की, इसकी बात करूं पहले डेवलपमेंट की। भाई देखो मैं बोल रही हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स है वो, अच्छा एक और चीज, एक लास्ट शायद इसी वाली वीडियो में था, लास्ट वाली वीडियो में मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि आप थोड़े छोटे आंसर दो मैम। देखो मेरे आंसर्स क्या है ना, आपको शायद यहाँ पे देखने थोड़े बड़े लग रहे हो, और दूसरे जिस मैं यहाँ पे ना 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिखवा देती हूँ कि जिस बच्चे को जो अच्छा लगे, जिस तरीके से जितना अच्छा लगे, भाई 2 नंबर का क्वेश्चन आया 2 नंबर का, 3 नंबर का आया 3 नंबर का, अकॉर्डिंग इसमें से देख सको। मान लो आपको ये 2 पॉइंट आसान लग रहे हैं, आपको डेवलपमेंट आसान लगा, आपको सोशल डेवलपमेंट आसान लगा, आपको सस्टेनेबिलिटी आसान लगी, तो आपने ये 3 पॉइंट लिखे। और अगर मैं ये 2 पॉइंट ना लिखूं तो क्या पता किसी बच्चे को ये पॉइंट आसान लग रहे हो, पर मैंने तो ये पॉइंट लिखवाए नहीं हुए, इसलिए मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स के आपको ऑप्शन दे देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे उसको लिख लिया करो, आप उसको याद कर लिया करो अपने एग्जाम में उसको लिखने के लिए। ठीक है जी। चलो अब देखो मैं बोल रही हूँ भैया, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। लैंड है, लैंड पे खेती करना किसने सीखा? ह्यूमन बींग्स ने। एनिमल्स कर पाते? नहीं कर पाते, तो वो स्किल, वो नॉलेज, वो एबिलिटी किसके पास है? ह्यूमन बींग्स के पास है। तो वो इस नेचर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी कि यूज कर पाते हैं। वो कन्वर्ट करते हैं किसी भी कच्चे सामान को, रॉ मटेरियल को। भैया और निकला है, और आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, साइंस में, और क्या होता है कि भैया वो रॉक बेसिकली एक रॉक है जिसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो वो निकला है आपका ओर के रूप में। तो वो ओर है तो वो कच्चा है, अभी उसको खोद, उसमें से कैसे मारना है उसको, कुछ टेक्निक्स का यूज करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उसमें से मिनरल को निकालना है। तो वो कौन कर रहा है ये काम? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं ना, मशीन्स का यूज करके। ठीक है जी। तो वही कह रही हूँ मैं, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग्स सब बनाते हैं, और टेक्नोलॉजीज भी बनाते हैं। तो ये काम जो डेवलपमेंट को करने का, ये कौन कर रहा है? हमारे ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं जी। अगर नेक्स्ट बात करो इकोनॉमिक ग्रोथ की, अब देखो भैया, अगर जो वर्कफोर्स है, अगर जो पॉपुलेशन है काम करने वाली, अगर वो स्किल्ड है, काम आता है उसको, अगर वो एडुकेटेड है, अगर वो पढ़ी लिखी है, तो वो बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसे वाली कंपनी जो है, पैसे वाली जो ग्रोथ हो सके, हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़ सके, वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सके, भाई आगे प्रोड्यूस कर सके ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नए नए आइडियाज लेकर आए, इनोवेशन करे, और तभी जो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और जिससे आपका एक अच्छा जिंदगी आप जी पाओगे। होता है ना, जैसे पैसा होगा तो कितने इंसान की जो है डेवलपमेंट होती है, इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, इंसान की ग्रोथ होती है, तभी होती है वो। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी की, तो भैया मैंने बोला ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके पास अलग अलग आइडियाज आएंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, इन्वेंशन करेंगे, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही, और साथ साथ सोसाइटी की भी प्रोग्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं सोशल डेवलपमेंट की, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स जो है भैया
सोशल प्रोग्रेस भी इनसे होती है। कैसे होती है? एजुकेशन में बदलाव लेकर आएंगे, हेल्थ केयर में बदलाव लेकर आएंगे, गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, उसके लिए काम हो रहा है। तो यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं सस्टेनेबिलिटी की, तो आपको उसके लिए पहले इसका मतलब समझना जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली, ये जहां भी वर्ड आएगा सस्टेनेबल, सस्टेनेबल उसका मतलब समझ जाओ। सस्टेनेबल का मतलब होता है जब आप आज के इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाओ और बिना उसको कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए आप आज के टाइम पे डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, आपने करी, साथ साथ आप आगे आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हो कि ये जो रिसोर्स आज आपके पास है ये उन तक भी पहुंच सके, ये उन तक उनके टाइम के लिए बच सके। उसे आप सिंपल वे से कहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। समझ में आया जी? तो वही मैं कह रही हूँ कि जब आप प्रेजेंट के एनवायरनमेंट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करते हो, ये ध्यान में रखते हो कि आज के जो रिसोर्स है वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचे रहे, इसी डेवलपमेंट को, इसी चीज को आप क्या बोलते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गया जी? अब मैं वही बोल रही हूँ भैया कि हमने इसका यहाँ पे मतलब लिख दिया और ह्यूमन रिसोर्स जो है वही ये चीज कर पाता है। अब एक चीज सोचो, अगर एक मशीन है, मशीन को मैंने मतलब मान लो वो रिमोट कंट्रोल थी या मान लो सेल से चल रही थी, यूवी थी, सॉरी ईवी थी, कुछ भी थी, तो उसको पता है भैया ये चीज मुझे तोड़नी है। आपने उसको ऑन करा और बस चल रही है, मशीन चले जा रही है, चले जा रही है, उस चीज को बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे पता है कि मुझे इसको इतना नहीं तोड़ना था, इसको अभी इतना मान लो, फॉर सपोज मैंने बोला ये जो एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट है और इसको इस वाले पार्ट को मुझे तोड़ना है। मैंने मशीन को ऑन कर दिया, चार्ज करा, मशीन को मैंने ऑन कर दिया, पूरे फील्ड में जो है वो मशीन घूम रही है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको आधे फील्ड में घुमाना था। अब मैं उसको रोकूं कैसे? अब रोकने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। सिर्फ मशीन खुद से कैसे काम कर सकती है भाई? ये चीज सोचो ना, मशीन खुद से काम नहीं कर पाएंगी, उसके लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, होती है। समझ में आ गया जी? अब ये तो है नहीं कोई बच्चों की तरह चाबी आपने भर दी उसके अंदर कि वो इतना ही घूमेगी, फिर थक जाएगी, फिर रुकेगी, फिर चाबी घुमाओगे। चाबी घुमाने के लिए कौन चाहिए? इंसान चाहिए। मशीन तो खुद ही खुद चाबी नहीं घुमा पाएगी ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं अलग वे में चली गई कुछ। तो बेसिक में मतलब ये था कहने का कि ह्यूमन जो रिसोर्स है बहुत ज्यादा ही जरूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए, हर एक चीज के लिए। उसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, हमें क्या पढ़ना है, एक जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे, फैसिलिटेट करना है मुझे आप लोगों को कि भैया मैं आपको बता सकूं रोल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का रोल क्या है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कि अगर मुझे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करानी है तो उसके लिए पॉपुलेशन का रोल क्या लगेगा, क्या रोल है वो आपको समझाऊंगी मैं। देखो भाई मैं बोल रही हूँ अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन का रोल क्या होगा किसी भी कंट्री की अगर मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी। अब एक चीज सोचो, अगर लोग ज्यादा होंगे लेकिन अगर वो लोग स्किल्ड है, अगर वो लोग एडुकेटेड है, तो क्या होगा? वो लोग काम ज्यादा करेंगे। अगर वो लोग काम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरा पैसा बढ़ेगा, कंट्री की इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। चाहे अलग अलग देश में जाएं, चाहे यहीं पे काम करें, अलग अलग जगहों पे लग जाए, अलग अलग फील्ड में लग जाए, पैसा कमा रहे हैं तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। टैक्स पे कर रहे हैं पैसा कमा के, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। सिंपल बात समझ लो। तो वही मैं कह रही हूँ भैया कि अगर इंक्रीज लेबर फोर्स, अगर लेबर फोर्स ज्यादा है, अगर काम करने वाले लोग जो है ज्यादा है, लेकिन प्रोवाइडिंग दैट, देखो जो पॉपुलेशन का रोल है, अगर यहाँ पे ये लिखा है ना कि भैया कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो प्लीज यहाँ पे ये मानते चलना कि जो ये पॉपुलेशन की बात हो रही है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये जो पॉपुलेशन है ये वर्किंग पॉपुलेशन है। ये वो लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है बेसिकली। जो ये नहीं अभी सिर्फ पैदा हुए हैं बच्चा, या बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा एज हो गई है उनकी 95, 85, 70, तो वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ उनको। ठीक है, ओके। अब देखो बोल रही हूँ भैया कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी यानी कि ज्यादा लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग फालतू के हो या किसी ऐसी जगह पे लगे हो जहां इनकी जरूरत ही ना हो, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा एक वर्ड होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई हमने एक छुपी हुई बेरोजगारी है। मान लो भैया फील्ड है, उस फील्ड पे खेती चल रही है, एक लैंड है, वहां पे खेती हो रही है, उस खेती में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां लगे हुए हैं फैमिली के और
4-5 लोग एक्स्ट्रा वहां पे लगे हुए हैं, तो वहां 15 लोग लगे हुए हैं, जरूरत है 10 लोगों की, लेकिन लगे यहाँ 15 लोग। एक्स्ट्रा के जो 5 लोग है ना, ये इनकी कोई जरूरत नहीं, ये फालतू में लगे पड़े, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी, दूसरे इंसान का भी। अगर ये 5 लोग कहीं और जगह काम करेंगे ना, कितना बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम उसके कह रहे हैं भैया कि जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग यहाँ पे काम करें। दूसरा बोल रही हूँ भैया, अगर लोग ज्यादा होंगे, स्किल है, नॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है इनोवेशन होगा, लोगों के पास अलग अलग नए नए आइडियाज आएंगे, इंटरप्रेन्योरशिप होगी कि हर एक इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बोलो वट एवर यू कैन से। तो हर एक इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनेगा, हर एक इंसान कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचेगा, अपना इनोवेशन लेकर आएगा, तो वही करेगा, बिजनेस लाएगा। जैसे इनोवेशन आएगी, एक्सपेंशन होगा इकोनॉमिक रूप से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। अब क्या हो रहा है भैया, मार्केट का भी एक्सपेंशन होगा, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा गुड डिमांड करेंगे, ज्यादा चीज की जरूरत होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा। फिर अब प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब लोग ज्यादा होंगे, सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? अगर हमें पता है भैया यहाँ पे जो है इस एरिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये एरिया बिहार का है, मान लो बिहार का पर्टिकुलर एरिया, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पे उनके पास वर्कफोर्स काफी अच्छी खासी है, स्किल्ड लोग हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से इनकम क्रिएट करेंगे, और इनकम जनरेट करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी ही होनी है। सिंपल बात है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है जी, तो भाई हमने यहाँ बात कर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है हाउ टू एनालाइज द फैक्टर्स। मतलब अब हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भैया हमको बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन की डेंसिटी को बताएंगे, कहां पे कितनी होगी, उन फैक्टर्स को बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, कि मैंने अगर यहाँ बोल रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब है भैया कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। बेसिकली मान लो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ बोलूंगी भाई कि जो हिमालय वाला रीजन है ना, वहां पे कम लोग रहेंगे, वहां पे कम लोग रहेंगे। क्यों कम लोग रहेंगे भैया? क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेट है वो अलग प्रकार का होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? वहां का क्लाइमेट जो है वो अलग तरीके का होता है, वहां पे लैंड जो है वो इतना फर्टाइल नहीं है, वहां कम लोग रहेंगे। अगर मैं बोलूं नदर्न प्लेन्स में बहुत लोग रहेंगे, कि हमने बोला हुआ एग्रीकल्चर है, वहां पे एग्रीकल्चर होगा, ज्यादा लोग वहां पे रहेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, उसकी बात कर रही हूँ, कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। और बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है, अगर वैसे बताऊं, 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर का एरिया है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उससे आप बोलते हो क्या? डेंसिटी। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उससे आप बोलते हो बच्चा क्या? डेंसिटी। समझ में आ गई ये वाली? उसे आप क्या बोलते हो? एक सेकेंड, उसे आप क्या बोलते हो? वो डेंसिटी। ठीक है, अच्छा। अब देखो हम बात कर रही हूँ मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से। अब हमने अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि भैया एक तो होगा ज्योग्राफी के फैक्टर्स, कि जहाँ पे एरिया कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, हवा कैसे चल रही है, बारिश कैसी हो रही है, तो ज्योग्राफी के जो फैक्टर्स है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कुछ सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी को लेकर, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसों को लेकर, कुछ कल्चर के फैक्टर्स, सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी के कल्चर को लेकर, कहाँ पे किस फेस्टिवल्स बन रहे हैं, किसको मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस सब चीजों को देखकर हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। जैसे फर्स्ट आपका है यहाँ पे इसमें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? वहां का लैंड कैसा है, वहां का टेरेन कैसा है। तो हमने बोला हुआ है भैया जो लोग हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे प्लेन वाले एरिया में रहना, ना कि हिमालयन माउंटेन्स में। वहां पे क्या है भैया? हिमालयन माउंटेन्स में रज्ड एरिया है, उबड़ खाबड़ सा एरिया है, बहुत बेकार सा एरिया, अच्छा नहीं है। लेकिन जो आपका प्लेन्स है वहां पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आसपास इंडस्ट्री सेटअप होंगी ना, जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके आसपास इंडस्ट्री ज्यादा होंगी। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो गंगा प्लेन्स है, यानी कि जो नदर्न प्लेन्स है, ये काफी वाइडली पॉपुलेटेड एरिया है हमारे इंडिया का। हमें पता है बहुत पॉपुलेशन रहती है आपकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दार्जिलिंग वाले एरियाज में बहुत लोग रहते हैं। अच्छा, और हिमालयाज में बहुत कम स्पेसली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत कम लोग वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं क्लाइमेट की, भैया मैंने बोला कि लोग बाग जो है ना वो ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं यूजुअली जहां पे या तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, यानी कि या तो बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत गर्मी है। ऐसे एरिया में जो है लोग प्रेफर नहीं करते रहना, उनको चाहिए नॉर्मल सा हो, मॉडरेट एरिया रहे ना। वहां का दिल्ली में है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, वहां पे जो लोग ज्यादा
रहना पसंद करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, या ना के ऊपर रहेंगे, पोलर रीजन रशिया में रहेंगे। एंटार्क्टिका में देखा, एंटार्क्टिका में देखा लोग ही रहते हैं ना, अब तो रिसर्च स्टेशन वगैरह जो आपका ऐसे करके वर्ल्ड है, उसका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एंटार्क्टिका, जो कॉन्टिनेंट है आपका। अच्छा, नेक्स्ट बात करूं सॉइल की। अगर अच्छी सॉइल है, लोग बाग ये भी देखते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, सॉइल कैसी है वहां की, उसको भी देखेंगे भैया कि वहां पे अगर फर्टाइल सॉइल है और अगर वो एग्रीकल्चर करता है, अगर कोई मान लो कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चर करता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ पे कोशिश करेगा कि भैया मैं प्लेन वाले एरिया में रहूं जहां पे फर्टाइल सॉइल है। अगर वो इंसान मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर वो इंसान माइनिंग करता है, तो वो प्लेट्यू में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के जो एरिया है आसपास के, जो उनका पूरा प्लेन है, वहां पे जो ज्यादा लोग रहते हैं। पानी की फैसिलिटी बहुत लोग देखते हैं उन एरियाज में रहेंगे जहां पे फ्रेश वाटर है ना, जो रिवर वैलीज वगैरह है वहां के आसपास काफी लोग रहेंगे। और अगर डेजर्ट वाला एरिया है तो वहां पे लोग बहुत कम रहेंगे। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हुए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कि लोग यहाँ पे कहाँ रहेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। अच्छा, अगर मान लो अगर 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया है, पर स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना हम, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसमें 100 लोग रह रहे हैं, और दूसरी जगह पे 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें 300 लोग रह रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी भैया यहाँ की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो बात करूं अगर मैं सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की, अगर बात करूं सोशल फैक्टर्स की, जो ऐसे एरिया जहां पे घर उन्हें अच्छा मिलेगा, जहां उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, जहां उनको हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, वो लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, अगर बात करूं कल्चर की, तो अच्छा कई बार ना आजकल लोग धार्मिक हो गए हैं ना, काफी धर्म का वो लेकर, तो कई बार उनको लगता है कि जो जगह है काफी धार्मिक है, जो किसी ना किसी भगवान से, किसी ना किसी कल्चर से रिलेटेड है, वहां जाके रहते हैं। जैसे कि वाराणसी में आप देखते हो, वृंदावन में आप देखते हो, खाटू जी के आसपास देखते हो, यहाँ पे जो लोग काफी रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करूं इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स के, इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा हो सकता है, जहां पे उनको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां उनको पता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो लोग जो है जहां पे उनको लगे हाँ यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लोग जो है वहां जाके रहते हैं। चाहे मुंबई में देख लो, चाहे नोएडा देख लो, चाहे गुड़गांव देख लो, लोग जो है यहाँ पे ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हुए। दो फैक्टर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, एक आपका अर्बनाइजेशन है, एक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, कि लोग जो है क्या करते हैं, कोशिश रहती है उनकी कि गांव से ज्यादा जो है लोग अर्बन एरियाज में रहे, शहर वाले एरियाज में रहे। इस वजह से वहां पे शहरों में क्या होता है, अर्बन एरियाज में क्या होता है, हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है। उस 1 किलोमीटर के एरिया में, गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो शहर के इसी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे, 300 से 400 लोग रह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो गांव वाले जगह से उठ के जो है माइग्रेट भी होते हैं शहरों में, आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, सोशल अपॉर्चुनिटीज के लिए। अच्छा, फिर अगर बात करो ट्रांसपोर्टेशन की, तो लोग कई बार ये भी देखते हैं कि भैया वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वहां बस चलती है, वहां ट्रेन चलती है, वहां मेट्रो है या नहीं है, क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, अब हम दिल्ली वाले, हमें मेट्रो बहुत अच्छी लगती है, वैसे क्या मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। 50-60 रुपए में आप यहाँ से नांगलोई से, आप मुंडका से, स्टेशन से आप मतलब ऐसे इतना आगे तक, गाजियाबाद तक, उसके आगे तक पहुंच सकते हो, तो 50-60 रुपए, तो वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेट्रो। कोई भीड़ नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कभी खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ा रहना पड़ेगा, कोई जाम नहीं, ठंड में अच्छे खासे उसमें, तो बहुत सही रहती है मेट्रो। अगर हम जैसे लोगों को बोल दिया जाए कि एक ऐसे एरिया में आपको जाना है जहाँ पे कोई मेट्रो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको साइकिल से जाना है, आपको ट्रेन से ट्रेवल करना होगा, आपको बस से जाना होगा, देखिए मेट्रो की फैसिलिटी मिली है, तो हम थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रही हैं। और खासकर अगर हमको बोल दे भैया एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे रोड्स नहीं है, वहां पे कच्चे घर हैं, कच्ची सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना अच्छा, रेलवे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां तो हम जाएंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था भैया कि इंटरेक्टिव डिस्कशन करना है आपको इस चीज के ऊपर, कि बताना है कि व्हाई पीपल आर कंसिडर्ड आर रिसोर्स। हालांकि समझा चुकी हूँ इस चीज को मैं कि आखिर हम लोगों को, पीपल को, ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स क्यों मानते हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो व्हाट मेक्स अ पर्सन वैल्यूएबल टू द सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीजें जिससे एक इंसान जो है वैल्यूएबल बनता है सोसाइटी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो अगर बात करूं भैया लोगों को रिसोर्स क्यों मानते हैं, क्यों माने हमने उनको रिसोर्स, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपमेंट बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके पास एबिलिटी है यूटिलाइज करने की, कई चीजों को भी यूज कर पाते हैं ना, जो ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको यूज कर लिया,
और उसको एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। एनिमल्स नहीं कर पाते, प्लांट्स नहीं कर पाते, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो वही कह रहे हैं हम कि लोगों को हम रिसोर्स इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी होती है यूज करने की, यूटिलाइज करने की, यानी कि और बाकी चीजों को, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने की अलग अलग रिसोर्सेज में, इसमें चाहे नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, चाहे कोई भी रिसोर्स ले लो, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उन ह्यूमन बींग्स के पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, एबिलिटीज होती है, जिससे वो किसी भी गुड को, किसी भी, आप चाहे ये वाला पॉइंट लिखो लिखो, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको जरूर लिखना है अपने आंसर्स में, कि किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को नेचुरल रिसोर्सेज बना सकती है। ठीक है, गुड प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी उससे सामान प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी नॉर्मल रिसोर्स से, किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को वो रिसोर्स बना सकते हैं, किसी भी रिसोर्स से वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर सकती हैं और हमारे लिविंग के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती है। और वैसी बात है, इसलिए हम इसको ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। हमको पता है जो नेचर के रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, लैंड है, वाटर है, जो भी है, इन सबका ज्यादा अच्छा यूज कब हो पाया, जब ह्यूमन बींग्स ने इनके तरीके ढूंढ लिए। ठीक है जी। अब अगर बात करूं भैया कि पर्सन जो है वैल्यूएबल क्यों होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, ऑब्वियस बातें बता चुकी हूँ कई बार, चीख चीख के बोल रही हूँ बार बार। एक पर्सन की स्किल, एक पर्सन की नॉलेज, एक पर्सन की एबिलिटी, एक पर्सन की हर एक चीज जो है, जो उसके पास है, वो कंट्रीब्यूट करती है उसको सोसाइटी में वैल्यूएबल बनाने के लिए। उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जो इनोवेशन आते हैं, आइडियाज आते हैं उसके पास, जो क्रिएटिविटी होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, ये सब उस इंसान को वैल्यूएबल बनाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा मैं, यहाँ पे बोल रहा हुआ है हमें आपको ये बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल एनहांसमेंट, कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, और स्किल्स को बढ़ावा देने की, स्किल्स को बढ़ाने की इंपॉर्टेंस क्या है। एजुकेशन की जरूरत क्या है, एजुकेशन क्या करती है, आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करा है एजुकेशन में, आपको क्रिटिकल थिंकर बनाया है। आप हर एक चीज को, अगर आपको उसकी नॉलेज है ना, आप विश्वास मानो, अगर आपको किस चीज के बारे में पता है ना, आप उसको इस नजरिए से ही देखोगे। सिर्फ आप उसको ऐसे भी देखोगे, आप उसको ऐसे भी देखोगे, आप उसको ऐसे भी देखोगे। आप अगर किसी भी चीज की आपको नॉलेज है, आपका उसको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप उसको बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव में देख पाओगे, अलग अलग तरीके से देख पाओगे। समझे इस चीज को? आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है भैया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, पहले नहीं कर पा रहे थे। कोई भी आता है, यार मुझे क्या पता। अब अगर आपने पढ़ा है, अगर मान लो कोई इंसान आपके पास आ रहा है, भाई मैंने इस परेशानी में हूँ, तो यहाँ पे ना मेरे को नहीं मिल पा रही है वो चीज, मैं क्या करूं। मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप बड़े हो गए हो, आपका एक फ्रेंड है, आपको, आपने एजुकेशन हासिल नहीं करी है, आपका एक फ्रेंड है, आपसे कह रहा है यार मैं ना सोच रहा हूँ कोई माइनिंग वाइनिंग करूँ, खुदाई वुदाई करूँ और दिल्ली में आके माइनिंग करता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आ जा, खोद ले, यहाँ पे भी देखो शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, अगर आपका एजुकेशन, तो आपको पता है कि दिल्ली में माइन है ही नहीं, आप अपने फ्रेंड को फिर एडवाइस करो कि भाई तू दिल्ली में मत आ, तो ऐसे कर, तू साउथ इंडिया में जा, तू महाराष्ट्र में जा, तू नीचे आंध्र प्रदेश के पास, तू छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां पे जा, वहां तेरे को माइन्स अच्छी मिलेंगी, वहां तेरे को मिनरल्स मिलेंगे बढ़िया से। आपने उसको एडवाइस करा, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, कैसे करी? एजुकेशन से, नॉलेज से, स्किल से, है ना। साथ साथ आप जब पढ़ोगे ना, तो आप विश्वास मानो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो बोलने की स्किल्स है, वो बहुत इंप्रूव होती है एजुकेशन से। एजुकेशन और क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल को नॉलेज दे रही है, इंडिविजुअल को स्किल्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि उसको अलग अलग प्रोफेशंस के लिए चाहिए। टीचर को अलग स्किल दे रही है, डॉक्टर को अलग स्किल दे रही है, इंजीनियर को अलग स्किल दे रही है, हर एक इंसान को जो अलग अलग स्किल्स दे रही है, उसका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर वो आपको स्किल दे रही है, अगर आपको नॉलेज दे रही है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल दे रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग दे रही है, हर एक चीज कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लोगे। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो बिजनेस शुरू कर लोगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, और इससे क्या होगा, आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। और जो आपकी गरीबी की जो साइकिल है, ये वाली गरीबी, बार बार गरीबी, फिर गरीबी, फिर गरीबी, साइकिल जो है वो टूट जाएगी, और आप जो है एडवांस हो पाओगे, आप ग्रोथ कर पाओगे, आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है जी। अगर बात करूं हेल्थ की, हेल्थ तो जरूरी है भैया। हेल्थ क्या काम करती है? अगर आपकी अच्छी हेल्थ होगी तो आपके पास एनर्जी है, आपके पास कैपेसिटी है कि आप काम कर सको और अपनी जिंदगी को जी सको। एक चीज सोचो, आपके पास पैसा है, लेकिन आप हर टाइम बस बेड पे पड़े रहते हो, हर टाइम, कोई फायदा है उस पैसे का? क्या उस नॉलेज का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी हेल्थ ठीक ना हो, जब तक आप काम करने लायक ना हो। और हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, हेल्थ का मतलब अच्छा मेंटल हेल्थ भी है। आजकल के जो टीनेजर्स है, आजकल का यूथ जो है, वो अपनी मेंटल हेल्थ से बहुत जूझ रहा है, मेंटल स्ट्रेस से बहुत परेशान है। किसी बात की परेशानी, किसी बात की परेशानी, दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स। फिजिकली ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत परेशान है। तो क्या ऐसे में आप ग्रोथ कर पाओगे? क्या ऐसे में आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए
तो अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है, चाहे मेंटल वेलबींग हो आपका, आप स्ट्रेस मैनेज कर पाओ अपना। अगर कभी कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो भी जाए तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लो, वैसे स्ट्रेस ना ही हो तो ये बेटर है, छोटी सी जिंदगी है यार आपकी, ठीक है। ऑल्सो अगर अच्छी हेल्थ है आपकी तो ऑब्वियसली बात है एक बहुत हेल्दी लाइफ और बहुत लंबी लाइफ आप जी पाओगे, और आप काम में चाहे अपनी स्टडीज में किसी भी तरीके से आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, ज्यादा अच्छे से जो है कर पाओगे, ऑब्वियसली बात है ना ये तो। अगर बात करूं मैं स्किल्स की, आखिर स्किल की जरूरत क्यों होती है भैया, भाई मैं ये बोल रही हूँ डेवलप करना अलग अलग स्किल्स को, अगर आपके पास अलग अलग स्किल्स है, आजकल पता है क्या, जरूरी नहीं डिग्री हो, ठीक है, डिग्री नहीं, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। बस ठीक है आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, नहीं, आपकी स्किल्स कैसी, कई बार ऐसा होता है इंसान एक पोस्ट पे नहीं बैठा लेकिन फिर भी उस इंसान के पास स्किल्स बहुत अच्छी है। क्यों है अच्छी, उस इंसान ने एक्सपीरियंस लिया है, वो इंसान पढ़ा है, समझा है चीजों को, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करी है, समझ के देखकर एक्सपेरिमेंट बहुत करे हैं, एक्सप्लोर करा है उसने, वो नॉलेज है, वो स्किल है, तो आप उस चीज को कर जाओगे वहां पे। तो वही आज चीज यहाँ पे कह रहे हैं, तो आपके अलग अलग स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है आपके अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए, करियर को आगे पहुंचाने के लिए, और हाई पोस्टिंग और हाई पेइंग जॉब्स करने के लिए। साथ साथ कह रही हूं मैं, इंडिविजुअल जो है अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर पाता है, अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो, बल्कि उसके बाद बाकी लोगों को एम्प्लॉय करता है अपने अंडर, ठीक है। क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर, एक्सप्लोरिंग आती है, आप एक्सप्लोर करना सीखते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना सीखते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हो, ठीक है, ये सब चीजें आपकी आती है, स्किल्स होने से ये सब चीजें हो पाती है, स्किल्स ना हो तो ऑब्वियसली बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलते हैं, तभी तो आपने देखा ना ये नई बुक्स आ रही हैं आपकी, नई बुक्स क्यों आ रही हैं, ताकि आप में स्किल डेवलप हो सके, आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा ना मार पारो, आप सिर्फ और सिर्फ रोट मेथड जो आपका रट्टा का मेथड होता है उसको फॉलो ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ इसे फॉलो ना करो, आप समझो, आप अपना ओपिनियन दो, आप अंडरस्टूड करो, आप एनालाइज करो उस चीज को, और तब आप लोग जो है विचार करो, विमर्श करो, तब आंसर्स दो, समझो और डिस्कशन करो। इसलिए आपकी न्यू बुक्स आ रही है, न्यू 7th की आ चुकी है इस साल, 6th की आ चुकी है लास्ट ईयर, और 8th की आपकी जून के अराउंड तक आ जाएगी, और उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आते ही मतलब मैं कह रही हूँ आते ही बुक आई अगले दिन आपकी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले ही बोलूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सारी वीडियोस आ सके, मैथ्स की आएगी, एसएसटी की आएगी और इंग्लिश की आएगी, इन तीनों की तो पक्का मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आनी है। चलो आगे देखते हैं। आप यहाँ बोल रहे हैं भैया आपको हमें यही बताना है कि डेफिनेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स डेफिनेशन बतानी है, मैम पहले बता चुके हैं, हाँ बता चुके हो, लेकिन अब जो है हमें स्किल के पर्सपेक्टिव में बताना है, हमें नॉलेज के पर्सपेक्टिव में बताना है, और हमें जो ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटीज हैं जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके पर्सपेक्टिव में भी बताना है। देखो हम यहाँ पे उसी को यहाँ पर समझेंगे। मैंने बोला भैया ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, वो कलेक्टिव स्किल्स, वो नॉलेज, वो एबिलिटीज जो एक पॉपुलेशन के पास हो, वो पॉपुलेशन जो काम कर रही है, जो वर्क फोर्स है, अपनी उन स्किल से, अपनी उन नॉलेज से, अपनी उन एबिलिटीज से जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। और उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल भी इसे हम कहते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर मैं बात करती हूँ मैं ह्यूमन रिसोर्स की एस्पेक्ट की, क्योंकि हाँ हमने देखना है स्किल्स को लेकर ध्यान में रखना है। मैंने ऊपर भी बताया है, आप चाहो तो ऊपर के पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भैया हमने बोला है कि स्किल्स बहुत जरूरी है, अगर स्किल होंगी तो उससे इंसान क्या क्या कर पाएगा, उससे इंसान, तो ये स्किल किसमें है, ह्यूमंस में है ना, तो स्किल तो जो है बहुत जरूरी है ना ह्यूमन रिसोर्स में। क्या ये स्किल प्लांट्स में है या ये स्किल एनिमल्स के पास है, कीड़े मकोड़ों के पास है, नहीं है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, किसी के पास भी, किसके पास है, हम ह्यूमंस के पास है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा जी ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बात करो एबिलिटीज की, अगर एबिलिटीज की बात करूंगी, बात करो पोटेंशियल की, किसी भी पर्सन में, बच्चों में कितना पोटेंशियल है कि वो कितना काम कर सकते हैं, कितने उनमें आत्मशक्ति है कि कितना काम और कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा पोटेंशियल, सॉरी। तो एबिलिटी कितनी है उसमें, उसमें टैलेंट कितना है, वो कितना इंसान जो है पढ़ सकता है, सीख सकता है, ग्रो कर सकता है, ये हर एक चीज जो है बहुत जरूरी है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। अगर बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो हम बता चुके हैं पहले ही, ह्यूमन रिसोर्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी आएगी, इनोवेशन आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, चाहे आप जॉब करो और चाहे आप बिजनेस करो, हर एक तरीके से जो है आप डेवलप हो जाओगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी ही होनी है। ह्यूमन कैपिटल का बोल चुकी हूँ भैया, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, देखो ये पॉइंट याद रखना, आप इस पॉइंट कहीं भी मेंशन कर सकते हो, अगर हम लोग फालतू चीजों में इन्वेस्ट ना करके ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, एक नॉर्मल इंसान है,
नॉर्मल बच्चा है, अभी वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना उसके पास स्किल्स है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास कुछ भी है, तो वो किसी भी तरीके से सोसाइटी में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप उस बच्चे में इन्वेस्टमेंट करोगे एजुकेशन की, अगर आप उस बच्चे में हेल्थ केयर सिस्टम की जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, बीमार रहता है तो आपने उसको हेल्थ प्रोवाइड कर दी, पढ़ा लिखा नहीं है तो आपने उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, तो आपने क्या करा, आपने इन्वेस्ट करा उस ह्यूमन रिसोर्स में, ताकि वो ह्यूमन कैपिटल बन सके। वही बोल रहे हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स में भैया इन्वेस्टमेंट करो, एजुकेशन दो उनको, हेल्थ केयर दो, ट्रेनिंग दो, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी और अपनी वैल्यू को बढ़ाकर वो सोसाइटी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज द फैक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गई वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। आप देखो आगे आएगी बात आपके समझने वाली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भैया आपको ये बताना है, आपको मैप्स का और चार्ट्स का इस्तेमाल करके आपको इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को समझाना है कि ये क्या होता है। देखो सबसे पहले एक बार अगर इंडिया की बात करूं सिर्फ, और अगर मैं इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझूं, तो आप यहाँ पे मैप में एक बार क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। देखो जो भी आपको एरियाज दिख रहे हैं जहां पे डब्बे बहुत डार्क कलर के हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये एरियाज दिख रहे हैं जहां पे डार्क कलर के डब्बे हैं, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। भाई जहां पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वहां पे ज्यादा अच्छा हो रखा है, वहां पे जो ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन एरियाज में देखोगे, इन एरियाज में देखोगे, इन एरियाज में देखोगे, इनमें यहाँ पे देखोगे, ऑल्सो यहाँ वाले एरियाज में देखोगे, तो यहाँ पे क्या डेंसिटी बहुत कम है। यानी कि ये जो आप देखोगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखो हिमालयन रीजन में काफी कम है, आपके सेंट्रल प्लेन्स में काफी कम है, नदर्न प्लेन्स आप देख रहे हो कितना भरा हुआ है, मतलब मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ कितना जो है नदर्न प्लेन्स वाला एरिया आपका भरा हुआ है, देख पा रहे हो नदर्न प्लेन्स का एरिया कितना भरा हुआ है। तो ये जो है ये दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, कहीं पे तो इतने लोग रह रहे हैं और कहीं पे बिल्कुल बहुत कम लोग रह रहे हैं, यहाँ देखो बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे देखो कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं एरियाज में। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और डेंसिटी की बात कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे क्योंकि ज्यादा लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में काफी लोग रह रहे हैं। समझ में आ गई वाली बात। तो ये हमने बात करी छोटे से इंडिया की। अच्छा अब देखो मुझे आपको एक और चीज यहाँ से समझानी है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जिसमें हम पॉपुलेशन आपका पिरामिड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। देखो पढ़ते हैं। अगर यहाँ बात करूं मैं पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन की, कि कैसा कॉम्पोजिशन है आपकी पॉपुलेशन का, कहां पर लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसको समझे। भाई मैंने बोला अगर हमें लोगों का रोल पढ़ना है कि एज अ रिसोर्स उनका क्या रोल है, तो हमको उनकी क्वालिटीज के बारे में जानना होगा कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या एज है उनकी, उनका क्या जेंडर है, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो किस एज ग्रुप के हैं, हमको सब कुछ जानना होगा। अगर हमें ये जानना है कि लोग जो है वो रिसोर्स है या नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो वो रिसोर्स नहीं है, अगर वो बहुत बड़ा है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो एक होती है आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट के नाम से पता चल रहा है जो किसी पे डिपेंड है, या तो बिल्कुल बुजुर्ग होंगे तो अपने बच्चों पर डिपेंड है वो। और अगर भाई बच्चों पर डिपेंड होने से यहाँ बुक की लैंग्वेज है, डिपेंड होने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स डिपेंड है आप पे, तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स ने आपका पूरी जिंदगी आपको संभाला है, तो उनकी बुढ़ापे में उनकी जब एज होगी है उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बुक बताऊं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उन लोगों को यहाँ पे हम बोलते हैं डिपेंडेंट, जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है तो वो औरों पे डिपेंड है। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो भी डिपेंड रहेगा, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आता है, जो डिपेंड है किसी पे। तो बोल रही हूँ मैं, अगर हमें जानना है कि कौन रिसोर्स है और कौन नहीं, उसका ना ये पता होना चाहिए उनकी एज क्या है, बच्चा है या बड़ा, उनका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उनका लिटरेसी का लेवल क्या है, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, और वो ऑक्यूपेशन कौन सा करते हैं, कौन सा काम करते हैं, और उनकी इनकम कितनी है कितनी नहीं है। अगर हमें ये सब चीजें पता होंगी तो ही हम ये देख पाएंगे कि हाँ भैया वो पर्सन जो है वो रिसोर्स है या नहीं है। अगर एज बहुत कम है, रिसोर्स है नहीं है। अगर चाहे मेल है या फीमेल है, वो अलग अलग तरीका है, क्योंकि फीमेल अलग तरीके से काम करेगी, मेल अलग तरीके से काम करेगा। लिटरेसी लेवल अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है वो रिसोर्स है। समटाइम्स अगर लिटरेसी लेवल अच्छा नहीं भी है तब भी वो रिसोर्स है, क्योंकि आजकल देखो सिर्फ पढ़ने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि
पढ़ना नहीं आप लोगों को। मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई बच्चे किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस एज में पढ़ने की, तो आज बिना पढ़े भी उसके आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो और भी काम कर सकते हैं। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स है, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो रिसोर्स है, इनकम लेवल अगर अच्छा खासा तो रिसोर्स है। तो हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात करूं अगर मैं पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन की, यानी कि हमारे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, वो सब समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है, इट हेल्प अस टू नो हाउ मेनी मेल्स। अगर हमें अपनी सोसाइटी का, अपनी पॉपुलेशन का जानना है ये सब चीजें, तो हमें पता होना चाहिए वो रिसोर्स है नहीं। अगर ये जानना है तो हमें उसका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन पता होने का मतलब क्या है कि भैया वो जो इंसान है वो मेल है या फीमेल है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन से एज ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कितना एजुकेटेड है, कौन से इनकम है उसकी, कितनी इनकम है, कौन सा ऑक्यूपेशन है, ये सब हमको पता होगा। और इसे बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, कि भैया जो हमारी पॉपुलेशन है वो आखिर कैसी है, उसमें एज ग्रुप कौन से कौन से ग्रुप वाले लोग जो है ज्यादा है, कौन सा ग्रुप जो है कम है, किसका कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं है। अगर हमको ये पता चल जाएगा, उससे हम बोलते हैं आपका पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा सेक्स है, कौन सा कितनी लिटरेसी है, कितनी ऑक्यूपेशन है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। तो कहने भैया एक तरीका है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को जानने का, जैसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन के पिरामिड को देखना। जिस पॉपुलेशन के पिरामिड को हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, जिसमें एज लिखी होती है और आपका जेंडर पता होना चाहिए। तो एज और जेंडर लिखी होती है इसमें, और उसे हम लोग बोलते हैं आपका पॉपुलेशन का पिरामिड। इसमें क्या होता है भैया कि कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपको दिखेगा अभी यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन को उनके एज के थ्रू और उनके सेक्स के थ्रू, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, इन दोनों ही चीजों के थ्रू हम एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कॉम्पोजिशन, उसका जो है कॉम्पोजिशन है वो बताते हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन का पिरामिड। अब देखो ये क्या क्या चीज दिखाता है। पहला ये दिखाएगा कि भाई टोटल पॉपुलेशन जो है वो कैसी है। ये बेसिकली पता क्या करता है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ना कुछ एज ग्रुप में बांट देगा। भैया 0 से लेकर के 79 तक का जो एज ग्रुप बनता है आपका पूरा ऊपर तक का, उसको इसने अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया। एक होंगे, आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पे देखोगे ए बांटेगा 0 से लेकर के 4 तक, फिर बांटेगा 5 से 9, फिर बांटेगा 10 से 11, फिर बांटेगा 15 से 19, इस तरीके से करते 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 75 प्लस तक ही आता है। तो यहाँ पे देखो लिखी है इसकी एज, यहाँ लिखा है भैया इसके लेफ्ट तरफ होते हैं मेल, राइट तरफ होती है फीमेल्स, और नीचे होता है कितना परसेंटेज ये है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एज और सेक्स पिरामिड, क्योंकि इसमें एज लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे इनका सेक्स लिखा है कि मेल है या फिर फीमेल है। और ये हमको बताते हैं कि पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, कितने एज ग्रुप के मेल हैं, कितने हैं, और कितने एज ग्रुप की फीमेल है, और वो कितने परसेंट की है, मेल ज्यादा है या फिर फीमेल ज्यादा है, ये हमको यहाँ से समझ में आता है। ठीक है जी। अब देखो हमने बोला यहाँ बांट दिया उसने पॉपुलेशन को एज ग्रुप्स में। भैया परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं हर एक एज ग्रुप में। मैंने बोला जो शेप है हमारी पॉपुलेशन की पिरामिड की, शेप उसकी ऐसे है, उसकी शेप ऐसे है। ये क्या शेप है ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये बताएगी कि वहां के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वहां के कितने लोग हैं, कौन से एज ग्रुप के ज्यादा लोग रहते हैं। हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो 15 साल से कम के होते हैं उनको एज लेवल पे दिखाते हैं, ठीक है। और जो टॉप के लोग होते हैं 65 प्लस के, जो यहाँ पर दिखाते हैं नंबर ऑफ डेथ वगैरह कितनी हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे एक सेकंड के लिए कि देखो यहाँ पे लाइन देखिए आपको, यहाँ पर ये वाली यहाँ तक, तो आपको दिखा कि 15 साल तक के बच्चों को इसने एक एज ग्रुप में दिखाया है, फिर यहाँ से लेकर के पूरा ये एक है, और फिर यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, यानी कि 64 प्लस 65 प्लस जितने भी लोग हैं उनका एक अलग एज ग्रुप है। तो 15 ईयर्स तक का जो बर्थ को दिखाएगा वो अलग एज ग्रुप है, 15 to 65, क्योंकि यानी कि 15 साल तक का जो बच्चा होता है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आता है। 15 से 65 का जो इंसान है वो काम करने वाली वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहा है, और 65 से ऊपर का जो इंसान है वो भी आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ रहा है, कि वो भी डिपेंड है अपने से छोटों पे, इस तरीके से। तो उसने इसको बांट दिया, और नंबर ऑफ डेथ दिखा रहा है वो नंबर ऑफ बर्थ दिखा रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि भाई किस किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया।
अब अगर बात करूं मैं कुछ एक्टिविटीज की जिसमें आपका आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन होना आपके लिए असेट है, यानी कि आपके पास है वो चीज, अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, या फिर एक बर्डन है, लाइबिलिटी है आप लोगों के लिए, अरे यार क्यों है पॉपुलेशन इतनी, या फिर ओह वाओ इतनी पॉपुलेशन है वेरी गुड। तो क्या चीज है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आपके लिए असेट है या फिर लाइबिलिटी है, तो ये आपको बताना है। देखो भाई मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखा है कि ज्यादा पॉपुलेशन का होना अच्छी बात भी हो सकती है आपके लिए, असेट, असेट का मतलब क्या, जो चीज आपके पास है, आपकी पूंजी है बेसिकली, और लाइबिलिटी का मतलब है आपका बर्डन है, कर्जा है आपके ऊपर। तो क्या है इसमें, इन दोनों में से मेरा मानना है कि दोनों है, और दोनों है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ बता रखा है कि एसेट क्यों है, पूंजी क्यों है आपकी, और मैंने यहाँ बता रखा है लाइबिलिटी क्यों होगा, बर्डन कब बनेगी पॉपुलेशन। देखो अगर मैं बोलूंगी मेरी पूंजी कब है, पॉपुलेशन का होना, अगर वर्क फोर्स ज्यादा है तो, यानी कि अगर जो पॉपुलेशन है वो काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज, अगर एसकेए है, तो मैं कहूंगी हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पूंजी है मेरे लिए। वही बोल रही हूँ अगर स्किल वर्क फोर्स है, नॉलेजेबल वर्क फोर्स है, एबिलिटी वाली वर्क फोर्स है, काम करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो लोग होंगे तो बढ़िया है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर अब इससे क्या होगा, अगर लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मार्केट बड़ी होगी, मार्केट बड़ी होगी ना, लोग ज्यादा होंगे तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, तो मार्केट बढ़ जाएगी, बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो वही बोल रही हूँ अगर बड़ी मार्केट है तो कंज्यूमर बेस ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा लोग जो उसे कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर ज्यादा होंगे, जिससे जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और ये बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। अगर लोग ज्यादा हैं, उनमें स्किल्स है, उनमें नॉलेज है, तो इनोवेशन भी करेंगे, वो अलग अलग आइडियाज लेकर आएंगे, इन्वेंशंस करेंगे। तो क्या होगा भैया कि अगर टैलेंट ज्यादा है, अलग अलग आइडियाज वो लोग लेकर आएंगे, तो इससे इनोवेशन बढ़ेगी आपकी, फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज होगी आपकी इनोवेशन, और आप एडवांस हो, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी और एडवांस हो जाएगी, दिमाग लगाएंगे। तो साइंटिस्ट हैं जो इसरो में बैठे हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके पास बहुत स्किल्स है, बहुत नॉलेज है, एबिलिटीज, तो अलग अलग दिमाग लगाकर अलग अलग चीजों को यहाँ पर इन्वेंट करते हैं, और ताकि हमारी टेक्नोलॉजी को ग्रो कराते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अगर बात करो लाइबिलिटी की, बर्डन क्यों है, पूंजी क्यों नहीं है, पूंजी क्यों है वो समझ में आ गया। अगर वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, स्किल्ड वर्कफोर्स है आपकी, मार्केट बढ़ जाएगी उससे आपकी, और साथ साथ इन्वेंशन होंगे, नए नए इनोवेशन यहाँ पर वो लोग लेकर आएंगे। अब पूंजी क्यों नहीं है, क्यों बर्डन है आप लोगों के ऊपर, अगर रिसोर्स की कमी है तो आप सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन आपके पास उनको खिलाने के लिए खाना नहीं है, उनको देने के लिए घर नहीं है, उनको देने के लिए एजुकेशन नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो क्या, तो वो पॉपुलेशन दिक्कत है। तब पॉपुलेशन को नहीं बढ़ना चाहिए, अगर हमको पता है रिसोर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, स्केर्सिटी है, तब प्रॉब्लम है। तो आपके पास खाना नहीं होगा, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास ढंग का एनवायरमेंट नहीं है उनको रहने के लिए, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं, तो वो जो पॉपुलेशन ज्यादा होना वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अगर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अगर कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे हो, और अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उससे वेस्ट भी ज्यादा बन रहा है, ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे जा रहे हैं, बस प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, बस कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, बेफालतू का अलग अलग लोग आ रहे हैं गाड़ी में बैठ बैठ के, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी, यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं वो लोग, जिससे आपका इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट होगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और साथ साथ सोशल इश्यूज बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, जो आपका जॉब्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, घर को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, आपके जो पॉपुलेशन है वो आपस में लड़ेगी, मेरा है, तेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये सब चलता रहेगा वहां पे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आएगी। कुछ के पास बहुत पैसा आ जाएगा, कुछ के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा, तो क्या आएगी, इससे हमारे इनइक्वालिटी आ जाएगी। अगर बात करूं यहाँ पे कंक्लूजन की, इसका मतलब क्या होगा कि एक बड़ी पॉपुलेशन का होना शुरुआत से ही असेट या लाइबिलिटी नहीं है, डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, उसके पास नॉलेज कौन सी, उसके पास स्किल्स कौन सी है, वो क्या काम कर रही है। और अगर आप उस नॉर्मल रिसोर्स पर, नॉर्मल पॉपुलेशन में, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, हेल्थ केयर में, तो क्या पता वो नॉर्मल पॉपुलेशन भी एक वर्कफोर्स पॉपुलेशन बन सके, और अच्छी वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है वो बन सके, आपका असेट में वो कन्वर्ट हो सके, अगर वो बर्डन भी था तो भी। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, उसमें यहाँ पर है आपको एक्टिविटी करनी है एक और, आपको मॉडल पॉपुलेशन पिरामिड्स बनाने हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए, और उनको कंपेयर करना है अलग अलग चैलेंजेस।
अब देखो मैंने वही बता रखा है आपको, अलग अलग अब ये समझ में आ गया कि पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है। एक ऐसा डेमोग्राफिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, जो कि जिसमें एज होती है, जिसमें हमारा मेल या फीमेल है, आपका सेक्स होगा, और कितना परसेंट है, कितने लोग हैं, कितने ज्यादा हैं, वो उसमें लिखा होता है। कितने एज ग्रुप के कितने लोग होंगे वो सब इसमें लिखा होता है। ये हम निकालते क्यों है? पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन जानने के लिए। क्यों निकाल रहे हैं? पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन जानने के लिए। कितनी एज की पॉपुलेशन है, क्या काम कर रही है, कैसी नहीं है, कितना अर्न कर रही है, कितनी लिटरेस है, वो सब ये जानने के लिए। देखो अगर अलग अलग कंट्रीज की बात करूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केन्या का। केन्या एज अ कंट्री, मैंने यहाँ पे 3 के एग्जाम्पल लिए हुए, आपकी 8th क्लास की प्रीवियस बुक से मैंने पिक्चर्स उठाई है एक्चुअली बेसिकली, ठीक है। उसमें सब चीजें काफी अच्छी से थी, इसलिए मैंने उसी का यहाँ पे डाटा लिया हुआ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो किसी भी कंट्री का, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि देखो जो 0 से लेकर 4 के बीच का जो आपका लोग हैं वो कितने ज्यादा हैं। ग्राफ देखो आगे भाग रहा है 10% से भी, यानी कि जो है पैदा कितने लोग हो रहे हैं। और ये ऊपर तक पहुंचते 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 देखो कितना ज्यादा पतला ग्राफ हो गया, बिल्कुल पॉइंट बराबर आ गया, यानी कि इसका बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है जी। और ऊपर पहुंचते पहुंचते क्योंकि बहुत कम लोग हैं, यानी कि डेथ रेट भी ज्यादा है। क्यों डेथ रेट क्यों ज्यादा होगा? क्या पता वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े लोगों के लिए इतना अच्छा ना हो, क्या पता बड़े लोगों को बीमारी बहुत जल्दी फैल रही है और वो मर जा रहे हो। लेकिन बर्थ रेट भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासे लोग खूब पैदा हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से ज्यादा जो लोग हैं वो अडल्ट तक एज तक नहीं पहुंच पा रहे। समझ में आ गया? इसलिए ऐसे कंट्री जिनमें बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है, वो नीचे से यानी कि बेस पे से बहुत चौड़े होते हैं, आपको दिख गया बहुत ब्रॉड ऐसे करके, लेकिन ऊपर तक पहुंचते 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 बहुत पतले हो जाते हैं। और क्यों हो रहा है? यानी कि बच्चा तो बहुत पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ तक जो है बहुत कम बच्चा पहुंच पा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां की जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, अच्छा जो बेकार है। और ये एग्जांपल आपको दिखा रखा है मैंने केन्या का, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए बोला है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं आपका एक ऐसी कंट्री जहां पे आप देखोगे डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, डेथ रेट ज्यादा नहीं है, पहले से जो है काफी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो एज ग्रुप है, यहाँ पे देख रहे हो कि जो लोग हैं वो पैदा भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, 6% जो लोग हैं पैदा हो रहे हैं, फीमेल भी 6% हो रही है और मेल भी जो है 6% समथिंग ये पैदा हो रहे हैं। और तो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते देखो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग परसेंट काफी लोग आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ तक आप देखोगे 2% लोग आ गए हैं, 2-2.5% लोग, 2-2.5% मेल्स फीमेल्स आ गई हैं। यानी कि क्या हो रहा है इस कंट्री में कि जिनका जो है बहुत मतलब सही लोग हैं, इनफ पॉपुलेशन है, केन्या से बेटर सिचुएशन है जहां पे ज्यादा जो लोग हैं वो अडल्टहुड तक बड़े होने तक पहुंच पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो है ज्यादा होगी, इस आप देख रहे हो यंग लोग काफी ज्यादा होंगे, दिख रहा है यंग लोग जो है काफी ज्यादा हैं, ये वाले लोग जो कि आपकी वर्क फोर्स पॉपुलेशन है, जो कि कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो लोग हैं वो ज्यादा है हमारे, और ये एग्जांपल आपके इंडिया का। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं जापान के एग्जांपल की, जिसमें आपको दिखा रखा है, आपको दिख रहा है बर्थ रेट काफी कम है, बर्थ रेट काफी कम है, 2%, 2.5%, यहाँ पे देखो 3%, 3.5%, इतना जो है बर्थ रेट है। और बाकी कंट्रीज में देखो 6%, 6.5%, इसका तो 10%, 12% पहुंच रहा था, है ना। तो इसका लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बर्थ रेट काफी कम है, तो इसका जो पिरामिड है वो नीचे से पतला है। और डेथ रेट भी काफी कम है, डेथ रेट भी ये नहीं कि बहुत पतला हो गया, देखो यहाँ पे भी काफी लोग पहुंचे हुए हैं। देखो वहां पे अगर 2.5 लोग पैदा हुए हैं तो 1.5 लोग, 2 लोग यहाँ तक बच गए हैं। यानी कि यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी है, यहाँ पे अवेयरनेस अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, यहाँ पे सब अच्छा है, तभी तो यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। और इससे ज्यादा जो लोग हैं वो ओल्ड एज तक पहुंच भी पा रहे हैं और कम लोग पैदा भी हो रहे हैं। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफी अच्छी है, और इससे यहाँ पर भी वर्कफोर्स पॉपुलेशन काफी अच्छी हो। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा जी ठीक है। अगर अब ये हमने कंपेयर कर लिया अलग अलग कंट्रीज को, उसके बाद देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, आपको अलग अलग बच्चों को अलग अलग रोल्स देने हैं, टीचर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का रोल देना, आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये अलग अलग लोग हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस किस तरीके से आपको बताना। अब देखो टीचर कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगा? आपको नॉलेज देके, ऑब्वियस सी बात है ना, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करके, हमें स्किल्स देकर, नॉलेज देकर, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करके, जिससे एक अच्छी खासी प्रोडक्टिव काम करने वाली वर्कफोर्स जो है वो पैदा होगी, वो बनेगी, वो उसका विकास होगा बेसिकली। डॉक्टर का काम करेंगे, आपको अच्छी हेल्थ देंगे, अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपको मेडिसिन देंगे। इवन जो डॉक्टर्स हैं
वो नर्सेस को या जो ट्रेनीज होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, उनको डॉक्टर बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हेल्थ में, हमारे वेलबींग में, जिससे हम एक तरीके से इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में, हमारी वर्कफोर्स में, इकोनॉमी की ग्रोथ में हम हमें उसके लिए हमें तैयार करते हैं, हमें डेवलप करते हैं। मैंने बोला अलग अलग लोगों को जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे इंटर्न्स है, ट्रेनीज है, नर्सेज हैं, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उन लोगों की भी, ताकि वो और अच्छा एक वर्कफोर्स साबित हो सके। अगर बात करूं इंजीनियर की, तो ये तो भैया टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं ये लोग, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो अपनी जो है क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल स्किल्स का यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का यूज कर रहे हैं, जिससे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, और एक अच्छा, मैं कह रही हूँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, ये इनोवेशन लेकर आते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंजीनियर्स करते हैं ना ये काम, तो इंजीनियर्स एमबीए वगैरह वो लोग करते हैं, खासकर ये वाला काम इंजीनियर जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, जिससे हमारी कंट्री या फिर कंपनी दोनों की ग्रोथ हो सके, कुछ हो सके, कुछ ऐसे नए नए आइडियाज, इन्वेंशन, इनोवेशन वगैरह ये लोग लेकर आते हैं। समझ में आगे जी वाली बात, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट अगर बात करती हूँ मैं यहाँ पे असेसमेंट की पार्ट 2 जो थर्ड आपका, इसकी बात करूं मैं क्विज की। पूछ रहे हैं भैया कौन सा जो है सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, कौन सा है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। देखो लैंड भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी ह्यूमन है उतना जरूरी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ह्यूमन ना हो तो इन सबका कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे जरूरी कौन है आपका, ह्यूमन रिसोर्स। कह रहे विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सी चीज इसमें से अफेक्ट नहीं करती है, कि कहाँ पे जो है लोग ज्यादा होंगे, कहाँ पे जो है लोग कम होंगे। क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, हमने पढ़ लिया कहाँ क्लाइमेट अगर हार्श है, बहुत एक्सट्रीम है, तो वहां पे लोग नहीं रहेंगे। लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेन है या फिर प्लेन है, लोग कहाँ ज्यादा रहेंगे। रिसोर्सेज जो है कहाँ पे ज्यादा है, मिनरल्स, लैंड, वाटर, हर एक चीज कहाँ ज्यादा है, वो भी इफेक्ट करेगी। लेकिन कहीं पर भी बेटा इंटरनेट की स्पीड नहीं पढ़ी हमने कि ये चीज इम्पैक्ट करे। हालांकि जिस तरीके से आज इंटरनेट का यूज हो रहा है, शायद बाद में ये भी एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर बन जाए, 8 से 10 साल बाद, कि हाँ जहां पे नेट अच्छा आ रहा है वहां पे हम रहेंगे, ठीक है। थर्ड जगह बोल रहे हैं व्हाट इज द मेन रीजन, मेन रीजन क्या होगा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का डेवलपिंग कंट्रीज में। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे मतलब अगर ज्यादा है तो उसका मेन रीजन क्या है। डेथ रेट ज्यादा होगा, अगर अगर ज्यादा लोग मर रहे होंगे तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, नहीं। अगर बर्थ रेट कम होगा तो क्या वहां पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, नहीं। अगर इंप्रूव्ड हेल्थ केयर है, अगर सैनिटेशन अच्छा हो गया, तो पता है इससे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लेकिन मेन है इससे जो पॉपुलेशन है वो आपकी ग्रोथ ना होकर, बल्कि मैं कहूंगी वो एक स्टेट सस्टेन तरीके से रहेगी। अगर मेरा हेल्थ केयर अच्छा हो गया, यानी कि ज्यादा जो लोग हैं वो आगे की एज तक पहुंच पाएंगे, लोग जो है ज्यादा टिक पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले फैक्टर को कंसिडर नहीं करूंगी। लेकिन अगर एडुकेशन की कमी है, अगर फीमेल्स के पास एडुकेशन नहीं है, मेल्स के पास एडुकेशन नहीं है, कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से, ज्यादा बच्चे होने से प्रॉब्लम होगी हमें भी, सोसाइटी को भी। अगर एडुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। समझ में आई ये चीज। अच्छा फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सेक्शन बी की बात करूं अगर मैं, ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन फॉर डिस्कशन की बात कर रही हूँ मैं। डिफाइन करूं अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स को, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करना, आपको बताना है कि क्यों वो जरूरी है। लिख चुके हैं हम ऑलरेडी इसको भैया, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हर एक फैक्टर को यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको 2 फैक्टर बताने हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो 2 फैक्टर क्या, मैं यहाँ पे 4-4-5 फैक्टर बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में लिख दो, यहाँ पे 4 फैक्टर है। फिर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग है यहाँ पर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं किस तरीके से जो एडुकेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को अच्छा करती है, यानी कि एडुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन रिसोर्स में। तो रोल ऑफ एडुकेशन, रोल ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ स्किल का हम बता चुके हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से एडुकेशन का रोल लिख सकते हो यहाँ पे, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने में ये हेल्प कर रही है। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डाल के, कम्युनिकेशन स्किल्स डाल के, क्रिटिकल थिंकिंग डाल के, नॉलेज देकर, स्किल देकर
है ना, अर्निंग को क्रिएट करके। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी कंट्री का अफेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको डिस्कस करने से 2 फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत सारे कुछ फैक्टर, 4 फैक्टर 5 फैक्टर बताने हैं आपको जहां पे अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी जगह के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं ऊपर, आप इनमें से यहाँ पे 4-5 फैक्टर्स कोई भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? एंड दैट इज होल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आयो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोगों को उसके आगे आने वाली वीडियोस भी चाहिए हो, थीम बी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए हो, आप लोगों को अच्छी लग रही हो वीडियोस, आपको नोट्स पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इन वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू सो मच। ऑन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।